मैं पुनर्जन्म ले चुका हूँ। मैं ठीक उसी दिन वापस लौट आया जब अनसुए की माँ ने 5 लाख युआन का बैंक कार्ड सीधा मेरे चेहरे पर फेंक कर मारा था। अपने पिछले जीवन में मैंने उस कार्ड को पैरों से कुचल दिया था और चिल्लाकर कहा था कि सच्चे प्यार की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन बदले में मुझे उनके होठों के कोने पर केवल एक तिरस्कार भरी मुस्कान और अनसुए की घृणा भरी निगाहें मिली थीं। उसके काबिल बनने के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। पूरे कॉलेज के दौरान मैंने छात्रवृत्ति पाने के लिए अपनी सीमाओं से परे जाकर मेहनत की थी। ग्रेजुएशन के बाद मैं उसकी कंपनी में शामिल हो गया, सबसे निचले और मामूली पद से शुरुआत की। मैंने किसी भी अन्य व्यक्ति से ज़्यादा मेहनत की। जब दूसरे लोग सामान्य घंटों में काम करते थे, मैं बिना आराम किए दिन रात काम करता था। फिर अन परिवार की कंपनी संकट में आ गई। यह मैं ही था जिसने अपने अथक कार्य व्यवहार और व्यापारिक समझ की बदौलत वह महत्वपूर्ण निवेश हासिल किया जिसने कंपनी को दिवालिया होने की कगार से बाहर निकाला। मुझे लगा कि मैं अन परिवार का स्तंभ बन जाऊंगा, कि मैं कानूनी रूप से अनसुए से शादी कर सकूंगा, लेकिन मेरा इंतजार मेरे शरीर के पूरी तरह टूटने ने किया। अनियमित जीवन शैली और अत्यधिक काम के बोझ ने मेरे स्वास्थ्य को गंभीर खतरे रेड अलर्ट में डाल दिया था। पिछली बार जब मैं गिरा तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे कैंसर है और वह अंतिम चरण में है। मेरे पास जीने के लिए केवल कुछ ही दिन बचे थे। ठीक उसी समय अनसुए और लीक मुझसे मिलने आए। अनसुए की आंखों में अब पहले जैसी करुणा नहीं थी, बल्कि केवल राहत थी, जैसे उसने अभी अभी कोई बहुत बड़ा बोझ उतारा हो। ली अपनी संतुष्टि को बिल्कुल नहीं छिपा रहा था। उसने अनसुए की कमर में हाथ डाला, मेरी तरफ ऊपर से नीचे देखा और कहा, चेन यू, कंपनी को बचाने के लिए धन्यवाद, अब ये बहुत स्थिर है। शियाओजुए और मैं अगले महीने सगाई कर रहे हैं। वह उस पर झुक गई और धीरे से बोली, चेन यू, मुझसे नफरत मत करना। मेरी माँ सही थी, हम कभी एक ही दुनिया के नहीं थे। इस तरह मेरा पूरा जीवन, मेरी सारी मेहनत, उनकी प्रेम कहानी में पूरी तरह से इस्तेमाल होने के अलावा और कुछ नहीं थी। एक ऐसा औजार जिसे अंत में बेरहमी से फेंक दिया गया। इस जीवन में मैं उन लोगों के प्यार का गुलाम बेवकूफ़ बनकर नहीं रहना चाहता। मैंने तुरंत बैंक कार्ड उठाया और मुस्कुराया। ठीक है श्रीमती जी, मैं सुनिश्चित करूंगा कि मैं बहुत दूर रहूं। लिन फांगिन, यही उनका नाम था। उनका चेहरा पहली बार पीला पड़ गया। उन्होंने अनगिनत संभावित स्थितियों का अभ्यास किया था, लेकिन मुझसे इस प्रतिक्रिया की उम्मीद कभी नहीं की थी। मैंने उनके हाथ में मौजूद उस पतले बैंक कार्ड को देखा और मेरी आंखें चमक उठीं। यह कोई साधारण बैंक कार्ड नहीं था, ये वह पासपोर्ट था जो मुझे एक नए जीवन की ओर ले जाएगा, वह कील थी जो अतीत के ताबूत को बंद कर देगी। इस डर से कि कहीं वह अपना इरादा न बदल लें, मैंने उनके उंगलियों के बीच से कार्ड झपट लिया। विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए मैंने स्वेच्छा से जोड़ा, आप निश्चिंत रह सकती हैं, मैं न केवल अनसुए से दूर रहूंगा, बल्कि कंपनी से भी इस्तीफा दे दूंगा और इस शहर से गायब हो जाऊंगा। मैं अपने संपर्क के सभी माध्यम बदल दूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि अनसुए मुझे पूरी उम्र कभी न ढूंढ पाए। क्या यह आपके लिए पर्याप्त है? लिन फांगिन पूरी तरह से हक्की बक्की रह गईं। उन्होंने अपना मुंह खोला, लेकिन जो भी शब्द उन्होंने तैयार किए थे वे उनके गले में ही अटक गए और वह एक शब्द भी नहीं बोल पाईं। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे किसी राक्षस को देख रही हों। मैं इसे समझ सकता था। सिर्फ एक दिन पहले ही अनसुए को खुश करने के लिए मैंने मूसलाधार बारिश में आधे घंटे से अधिक समय तक सार्वजनिक साइकिल चलाई थी, सिर्फ एक मशहूर केक खरीदने के लिए जिसका उसने चलते फिरते जिक्र किया था। जब मैं उसकी बिल्डिंग के नीचे पहुंचा तो मैं पूरी तरह भीगा हुआ था, बिल्कुल एक डूबे हुए चूहे की तरह। अनसुए ने केक लेने के लिए कार की खिड़की से बस अपना सिर बाहर निकाला और मुझे हिकारत से देखा। चेन यू, तुम इतने दयनीय कैसे हो सकते हो? उस समय ली नाम का वह आदमी ड्राइवर की सीट पर था, स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखे, संतुष्टि के साथ मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी निगाहें उपहास और दया से भरी थीं, जैसे किसी ऐसे कुत्ते को देख रहा हो जो अपने मालिक का स्नेह पाने के लिए पूरी जान लगा देता है। उस पल मेरे अंदर जो उमड़ा वह गुस्सा नहीं, बल्कि एक असीम दुख था। फिर मैं धीरे से मुस्कुराया, जेब से बटुआ निकाला और उसके अंदर से एक तस्वीर निकाली। वह अनसुए और मेरी साथ में एक फोटो थी। वह मेरे पास मौजूद सबसे असली चीज थी। फांगिन के सामने बिना किसी झिझक के मैंने फोटो को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया और बगल के कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर मैंने बटुए से वह सब कुछ निकाल लिया जिसका संबंध अनसुए से था, उस सस्ते कीचेन से लेकर जो उसने मुझे दिया था, और वह आखिरी चीज जो बची थी, सब कुछ वहीं फेंक दिया। और देखिए, अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए मुझे अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब आप निश्चिंत रह सकती हैं। कैफ़े से बाहर निकलते ही मैंने सबसे पहले बैंक जाकर अपना बैलेंस चेक किया। एटीएम में 5,01,354 युआन का बैलेंस देखकर मैंने एक लंबी सांस ली। वे 1,354 युआन वह सब कुछ था जो मैंने अपने पिछले जीवन में बड़ी मेहनत से बचाया था। ये हास्यास्पद भी था और दुखद भी। बिना सोचे समझे मैंने 10,000 युआन नकद निकाले, उन्हें जेब में डाला और उस जगह गया जिसे मैं सबसे अच्छी तरह जानता था, बिजनेस ग्रुप की बिल्डिंग के नीचे।
मैं अंदर नहीं गया, बस बिल्डिंग के सामने वाले बेंच पर बैठ गया और उसे चुपचाप देखता रहा। अपने पिछले जीवन में मैंने उस जगह को अपना युद्ध क्षेत्र और अपना ठिकाना माना था। मैंने वहां पसीना और मेहनत बहाई थी, अनगिनत दिन और रातें बिताई थीं, और कभी मैं उस जगह के लिए जुनूनी और उत्साह से भरा हुआ था। मुझे विश्वास था कि मैंने भविष्य को अपने हाथों में ले लिया है। अब पीछे मुड़कर देखने पर मैं उस बिल्डिंग के अंदर किसी भी समय बदला जा सकने वाला एक पुर्जा मात्र था। एक समर्पित कर्मचारी, एक मूर्ख जो दूसरों के लाभ के लिए दिन रात काम करता था। फोन वाइब्रेट हुआ। यह अनसुए का वीचैट संदेश था। चेन यू, मेरी माँ तुम्हें ढूंढने आई थी। उनकी बातों पर ध्यान मत देना, वह हमेशा ऐसी ही हैं। मेरा इंतजार करो, आज रात मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी। हमें गंभीरता से बात करनी है। और उसके ठीक बाद एक और संदेश आया, मेरे पास बाउंस और फ्राइड फूड हैं, तुम्हारे पसंदीदा, अभी अभी बने हैं। आज रात मैं उन्हें तुम्हारे पास ले आऊंगी। स्क्रीन पर उन शब्दों को देखकर मुझे गहरी घिन महसूस हुई। फिर से वही पुराना मनोवैज्ञानिक खेल, एक बार चोट पहुंचाना और फिर पुचकारना। तुम्हें यह विश्वास दिलाने के लिए थोड़ी सी सस्ती कोमलता का उपयोग करना कि तुम उसके लिए मायने रखते हो, ताकि तुम स्वेच्छा से खुद को उसके काम के लिए बेच दो। अपने पिछले जीवन में उसने मुझे पूरी तरह अपने वश में कर रखा था। बस वह थोड़ा सा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती और मैं इतना भावुक हो जाता कि मेरे पास शब्द नहीं बचते और मैं और भी पागलों की तरह काम करता, सिर्फ उसे यह साबित करने के लिए कि उसका चुनाव गलत नहीं था। अब मुझे सिर्फ मितली आ रही थी। मैंने उसकी प्रोफाइल फोटो खोली और बिना किसी झिझक के डिलीट कॉन्टैक्ट बटन दबा दिया। ये सब करने के बाद मैं उठा, पास की एक फ़ोन की दुकान में गया, अपना फ़ोन नंबर बदला और फिर टैक्सी लेकर अपने छोटे से किराए के कमरे की ओर चल दिया। कमरा छोटा था, लेकिन मैं उसे बहुत व्यवस्थित रखता था। दीवार पर अभी भी अनसुए और मेरी तस्वीरें थीं। अलमारी में वे किताबें थीं जो उसने मुझे उपहार में दी थीं। उदासीन होकर मैंने एक एक करके उससे संबंधित सभी चीज़ें ढूंढी और उन्हें एक बड़े कचरे के बैग में डाल दिया। फोटो फाड़ दिए, प्रेम पत्र जला दिए, जो सस्ते उपहार उसने मुझे दिए थे उन्हें भी फेंक दिया। जब मैंने उसकी मुस्कुराहट वाली आखिरी फोटो फ्रेम उठाई और उसे कचरे के बैग में फेंका, तो मुझे अपना शरीर पूरी तरह से हल्का महसूस हुआ, जैसे मैंने वह बोझ उतार दिया हो जिसे मैं 10 साल से ढो रहा था। मैंने कंप्यूटर खोला और इस्तीफे का पत्र लिखा, बिना किसी घुमा फिरा के, बस कुछ लाइनें। प्रिय प्रबंधन, मैं चेन यू स्वेच्छा से अपना इस्तीफा प्रस्तुत करता हूं और आपकी स्वीकृति का अनुरोध करता हूं। ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू है, वेतन के निपटान की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे उन पैसों की ज़रूरत नहीं थी। मैं बस जल्द से जल्द उस जगह से बाहर निकलना चाहता था, उन लोगों से एक ही बार में सारे रिश्ते तोड़ना चाहता था। मानव संसाधन एचआर प्रबंधक और अपने सीधे वरिष्ठों को ईमेल से इस्तीफा भेजने के बाद मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया। मैंने वह सूटकेस उठाया जिसे मैंने पहले ही कपड़ों के कुछ जोड़े और अपने सभी दस्तावेजों के साथ तैयार कर लिया था। कमरे की बाकी चीज़ों की अब मुझे ज़रूरत नहीं थी। इसे मेरे पिछले अस्तित्व के मूर्खतापूर्ण जीवन के लिए एक सरल अंतिम संस्कार माना जा सकता था। मैं सूटकेस लेकर निकला और पीछे मुड़कर नहीं देखा, उन ओछी यादों को पीछे छोड़ दिया। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही मुझे एक परिचित आकृति दिखाई दी। वह अनसुए थी। उसके हाथ में बाउंस का बैग था और वह घबराहट में सीढ़ियों के नीचे देख रही थी। मुझे सूटकेस के साथ बाहर आते देख वह एक पल के लिए हक्की बक्की रह गई और फिर मेरी ओर दौड़ी। चेन यू, तुम कहाँ जा रहे हो? उसके स्वर में उलाहना का भाव था। मैं नहीं रुका, उसकी तरफ देखा तक नहीं और सीधे उसके पास से निकल गया। उसने मुझे पकड़ने की कोशिश में हाथ बढ़ाया। मैं बच निकला, मुड़ा और उसे गौर से देखा। पुनर्जन्म के बाद ये पहली बार था जब मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा था। वह हमेशा की तरह अपने बेदाग मेकअप के साथ अभी भी सुंदर थी, लेकिन अब उस सुंदर त्वचा के पीछे मुझे केवल स्वार्थ, झूठ और बुराई दिखाई दे रही थी। तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ये देखकर कि मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, उसे गुस्सा आने लगा। क्या मेरी माँ ने जो किया उसकी वजह से तुम नाराज हो? मैंने तुमसे कहा था कि उनकी बातों पर ध्यान मत देना। मैं उनसे फिर बात करूंगी। वैसे भी तुम इस सूटकेस के साथ कहाँ जा रहे हो? यात्रा पर। क्या तुम घर छोड़ रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत बचकानी हरकत कर रहे हो? उसका लहजा अभी भी श्रेष्ठता और अहंकार से भरा था, जैसे मेरी सारी भावनाओं को उसके इर्द गिर्द घूमना चाहिए। आप किसी व्यक्ति को कभी नहीं समझ पाएंगे। मैंने उसे देखा और अचानक मुस्कुराया। अनसुए, क्या तुम्हें इस बात की उत्सुकता नहीं है कि तुम्हारी माँ ने मुझसे क्या कहा? मैंने जेब से बैंक कार्ड निकाला और उसके सामने लहराया। तुम्हारी माँ ने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए 500,000 युआन दिए। अनसुए का चेहरा तुरंत बदल गया। वह सफाई देने के लिए जल्दी से बोली, चेन यू, इसे महत्व मत दो। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मैंने इसे पहले ही महत्व दे दिया है। मैंने पैसे स्वीकार कर लिए और उससे वादा किया कि मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। अनसुए का चेहरा लाल हो गया, आधा गुस्से से, आधा शर्म से। शायद उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतनी शांति से इस सौदे का खुलासा कर पाऊंगा।
उसके मन में मुझे शर्मिंदा और अपमानित महसूस करना चाहिए था। तुम वे पैसे कैसे ले सकते थे, चेन यू? क्या हमारी भावनाओं की कीमत केवल 5 लाख युआन है? उसने मुझसे दुख भरे स्वर में पूछा। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे दुनिया का सबसे बड़ा नाटक देख रहा हूं। अनसुए, क्या हमारे बीच कभी भावनाएं थीं? जिन भावनाओं की तुम बात कर रही हो वे मेरी भलाई का चुपचाप आनंद लेना है, कि मैं तुम्हारे परिवार की कंपनी के लिए एक गुलाम की तरह काम करूं और फिर तुम मुड़कर एक लग्जरी कार में दूसरे आदमी के साथ खुश रहो। जिसे तुम भावनाएं कहती हो वह एक तरफ ये कहना है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन दूसरी तरफ ये हिसाब लगाना है कि जब मैं मरते दम तक काम करके थक जाऊं तो जो कुछ मैंने मेहनत से बनाया है उसे कानूनी रूप से कैसे हड़प लिया जाए। मैं शांत स्वर में बोला, लेकिन हर शब्द एक ठंडी चाकू की तरह सीधा अनसुए के दिल में लगा। उसका चेहरा लाल से कागज जैसा सफ़ेद हो गया। क्या तुम बकवास कर रहे हो? मैंने ऐसा नहीं। उसकी आंखों में घबराहट दिख रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह मेरी ओर देख सके। मैं हल्का सा हंसा। ठीक है, अब तुम्हें नाटक जारी रखने की ज़रूरत नहीं है। तुम किस तरह की इंसान हो ये तुम अच्छी तरह जानती हो और अब मैं भी इसे साफ देख सकता हूँ। जहाँ तक उन 5 लाख युआन की बात है, मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ हमारी भावनाओं को नहीं खरीद रही थी, बल्कि तुम्हारे परिवार के लिए किए गए मेरे सालों के गुलामी भरे काम का भुगतान कर रही थी। ये थोड़ा कम है, लेकिन कुछ नहीं से तो बेहतर है। वैसे भी आप लोगों की नज़रों में मेरे जीवन की कीमत बहुत कम है। ये कहकर मैंने उसके बेजान चेहरे की ओर देखने की जहमत नहीं उठाई। मैंने सूटकेस उठाया, मुड़ा और चला गया। वहीं रुको, मुझे ठीक से समझाओ। तुम्हें कुछ पता है ना? मैं पीछे नहीं मुड़ा। मुझे सब पता है। मैं तुम्हारी योजनाओं को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं कंपनी की कमजोरियों और उसके भविष्य को जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम लोग कैसे ऊंचाइयों से गिरकर चकनाचूर होने वाले हो, और मैं वह हूँगा जो सबसे ऊंचे स्थान पर बैठकर बाहर से सब कुछ शीतलता के साथ देख रहा होगा। मैंने टैक्सी पकड़ी और सीधे हवाई अड्डे के लिए निकल गया। वह शहर जहां मैं इतने सालों तक रहा था पीछे छूटता गया। मैंने नया फ़ोन निकाला, सिचुआनपन्ना जिसहुवांगबैन के लिए टिकट बुक किया। किसी विशेष कारण से नहीं, बस मैं एक ऐसी गर्म जगह जाना चाहता था जहां मैं पूरी तरह से आराम कर सकूं। आज से मैं अपने लिए जीऊंगा। जहां तक अनसुए और उसकी सभी समस्याओं की बात है, उन्हें अतीत में ही सड़ने दो। फ़ोन एक अज्ञात नंबर से आए संदेश से वाइब्रेट हुआ। चेन यू, तुम ठीक ठीक कहाँ हो? मुझे साफ साफ बताओ और फिर जाओ। क्या तुमने कुछ गलत समझ लिया है? ली और मैं सिर्फ सामान्य दोस्त हैं। मैंने अपने होठों पर एक उपहास भरी मुस्कान के साथ संदेश को देखा। सामान्य दोस्त जो मुझे इस्तेमाल करने की साजिश रचते हैं। सामान्य दोस्त जो मेरे मरने का इंतजार करते हैं ताकि सब कुछ हड़प सकें। मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया और फ़ोन बंद कर दिया। खिड़की के बाहर शाम ढलने लगी थी, जिससे आसमान गहरे नारंगी और लाल रंग में रंग गया था। एक नया जीवन शुरू हो चुका था। सिचुआनपन्ना की हवा नमी वाली और गर्म थी, जिसमें जड़ी बूटियों और गीली मिट्टी की मिश्रित खुशबू थी। मुझे आराम करने के लिए उष्णकटिबंधीय पेड़ों के बीच छिपा एक छोटा सा हॉस्टल मिला। बस खिड़की खोलने पर ही चारों तरफ हरियाली दिखती थी। पहले दिन मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया, बस सोता रहा। मैं सुबह से रात तक और रात से अगली सुबह तक सोता रहा, जैसे मैं अपने पिछले जीवन के सभी खोए हुए सपनों को वापस पाना चाहता हूँ। जागने पर मुझे महसूस हुआ कि मेरा पूरा शरीर फिर से जीवित हो गया है। वह थकान जो हड्डियों तक पहुंच गई थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। मैंने अपना पुराना फ़ोन चालू किया, जिसे मैंने काफ़ी समय से बंद कर रखा था। जैसे ही वह चालू हुआ, अनगिनत संदेश और मिस्ड कॉल लहर की तरह आ गए। उनमें से अधिकांश अनसुए और उसकी करीबी सहेलियों के थे। चेन यू, तुम कहाँ हो? मुझे अभी फ़ोन करो। ओह चेन, क्या तुम अभी भी मर्द हो? अगर कुछ है तो आमने सामने बात करो। इस तरह गायब होने में क्या रखा है? चेन यू, शियाओजुए चिंता के मारे पागल हो रही है। अभी वापस आओ। बच्चों की तरह व्यवहार करना बंद करो। मैंने बिना किसी भाव के एक एक करके संदेशों को देखा। उनमें से कुछ मानव संसाधन विभाग के भी थे। चेन यू, हमें तुम्हारा इस्तीफा मिल गया है, लेकिन प्रक्रिया का पालन करना होगा। इस तरह बिना बताए चले जाने को काम छोड़ना माना जाता है। कंपनी को तुम्हें जिम्मेदार ठहराने का अधिकार है। चेन यू, निदेशक तुम्हें तुरंत वापस आने का आदेश देते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिस पर तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। चेन यू, अगर तुम सामने नहीं आए तो कंपनी इसे स्वेच्छा से काम छोड़ना मानकर कार्रवाई करेगी और इससे तुम्हारा पेशेवर करियर प्रभावित होगा। पहले धमकी और फिर चापलूसी। वही पुराने हथकंडे। मैं तिरस्कार के साथ हंसा और उन सभी संदेशों को हटा दिया। फिर मैंने एक नया सिम कार्ड निकाला और एक स्टॉक अकाउंट में लॉग इन किया, जिसका मैंने लंबे समय से उपयोग नहीं किया था। खाते में अभी भी कुछ पैसे बचे थे जो मैंने विश्वविद्यालय में पार्ट टाइम काम करके बचाए थे। मैं कंप्यूटर स्क्रीन को टकटकी लगाकर देखता रहा। मेरे पिछले जीवन की यादें मेरे दिमाग में तेजी से दौड़ गईं। पुनर्जन्म लेने का सबसे बड़ा फायदा जानकारी की समानता है।
मुझे साफ पता था कि आने वाले वर्षों में कौन से शेयर आसमान छुएंगे, कौन से क्षेत्र ट्रेंड बन जाएंगे। मैंने कार्ड के 5 लाख युआन को 2 हिस्सों में बांट दिया। 2 लाख के साथ मैंने बिना किसी झिझक के एक ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी के शेयर में निवेश किया जिसे उस समय कोई नहीं जानता था, लेकिन जो आधे साल बाद एक तकनीकी प्रगति के कारण अपनी कीमत से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। बाकी के 300,000 युआन को मैंने विभिन्न मध्यस्थ चैनलों के माध्यम से पूरी तरह से बिटकॉइन में बदल दिया। सब कुछ खत्म करने के बाद मैंने कंप्यूटर बंद किया और पूरी सहजता के साथ अंगड़ाई ली। अब से बस चुपचाप उस बीज के अंकुरित होने और फल देने का इंतजार करना था। इस बीच मैं उस जीवन का आनंद लेना शुरू करूंगा जिसका अनुभव मैं पहले कभी नहीं कर पाया था। अगले महीने के दौरान मैंने पूरी तरह से आराम किया। मैंने सिशुआनपन्ना के गांवों की यात्रा की, हाथियों की सवारी की, रस्में देखी और स्थानीय लोगों के साथ चावल की शराब पी। मैंने हाथों से खाना खाया और उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यानों का दौरा किया, अजीब आकार वाले हर तरह के पौधों को देखा और प्रकृति की कुशलता की सराहना की। मैंने एक मोटरसाइकिल किराए पर ली और बिना किसी मंजिल के पहाड़ों के घुमावदार रास्तों पर घूमा। मेरे कानों में सीटी बजाती हवा अपने साथ सारी चिंताएं और थकान उड़ा ले गई। अब मैं वह चेन यू नहीं था जो हमेशा योजनाओं और प्रोजेक्ट से दबा रहता था, न ही वह चेन यू जो अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए खुद को नीचा गिरा लेता था। अब मैं एक स्वतंत्र आत्मा था जो अपने लिए जीता था। उस दौरान कभी कभी मैं उन लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए पुराना फोन खोलता था। अनशुए के संदेश शुरुआती चिंता और गुस्से से बदलकर अब विनती और अपमान तक पहुंच गए थे। चेन यू, मुझसे गलती हो गई, क्या तुम वापस आ सकते हो? चलो फिर से शुरुआत करते हैं। ली और मेरे बीच वास्तव में कुछ भी नहीं है। मेरा विश्वास करो, उस दिन उसने ही मुझे घर छोड़ने की जिद की थी। इन दिनों जब तुम नहीं हो, मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जल्दी वापस आओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अगर यह मेरे पिछले जीवन में हुआ होता तो इन शब्दों को देखकर मेरा दिल पसीज गया होता और मैं माफी मांगने के लिए वापस जाने वाली पहली फ्लाइट का टिकट खरीद चुका होता और उसके सामने घुटने टेक देता। लेकिन अब मुझे ये सब केवल हास्यास्पद लग रहा था। वह जिसे याद कर रही थी वह मैं एक इंसान के तौर पर नहीं था, बल्कि वह आदमी था जो हमेशा उसकी आज्ञा मानता था, जो उसके परिवार के लिए गुलाम की तरह काम करता था और उसकी सारी समस्याओं को सुलझाता था। एक औजार। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस दिलचस्पी के साथ उसका ये सोलो परफॉर्मेंस देखता रहा। 1 महीने बाद मैं चेंगदू के लिए उड़ गया। वहां मैं पूरी तरह से एक निठल्ला बन गया। हर दिन मैं बस खाता और खाता, हॉट पॉट, भुनी हुई सीखें। वे सभी चीजें जो मैंने अपने पिछले जीवन में केवल फूड शो में देखी थी, मैंने उन सब का स्वाद चखा। मैंने हर गली की खाक छानी, जिंगली सड़क पर टहला, पीपल्स पार्क के चाय घरों में बैठा और टी सेनकाई का आनंद लिया। जीवन की वह धीमी गति और रोजमर्रा की जिंदगी का वह सांसारिक स्वाद मुझ में पूरी तरह समा गया। 1 और महीना बीत गया। मुझे वह कॉल आई जिसका मुझे इंतजार था। ये सांगवे था, समूह में मेरा इकलौता दोस्त। वह मृदु स्वभाव का एक तकनीशियन था। मेरे पिछले जीवन में जब सबने मुझे अकेला छोड़ दिया था, तब वही एक था जो मुझसे बात करने के लिए तैयार रहता था। भाइयों, तुम अभी कहाँ हो? सांगवे की आवाज थोड़ी झिझक भरी लग रही थी। यात्रा कर रहा हूँ। क्या कुछ हुआ है? क्या तुम वाकई कंपनी छोड़ चुके हो? हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर सांगवे धीमी आवाज में बोला, भाइयों, मुझे लगता है कि कंपनी में कुछ होने वाला है। मैंने हैरानी जताते हुए अपनी भौहें सिकुड़ी। क्या होने वाला है? क्या सब कुछ शांत नहीं है? ओह, पूछो मत, सांगवे ने आह भरी। जब से तुम गए हो, जिनसेन प्रोजेक्ट जिसे तुम संभाल रहे थे, डायरेक्टर ने उसे ली को सौंप दिया है। सांगवे की बातों में गुस्सा बढ़ने लगा। वह आदमी एक बेकार है जो बिना कुछ जाने बस आदेश देता है। उसने उस प्रोजेक्ट की योजना ली जिसे बनाने में तुमने इतनी मेहनत की थी और उसे बर्बाद कर दिया। ऊपर से उसने कहा कि तुम्हारा प्लान बहुत पुराना है और इसमें इंटरनेट थिंकिंग लागू करने की जरूरत है। नतीजा ये हुआ कि प्रोजेक्ट के पहले चरण का डेमो पूरी तरह विफल रहा। पार्टनर बहुत असंतुष्ट थे। उन्होंने कहा कि हमारे काम में कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है और वे सहयोग पर पुनर्विचार कर रहे हैं। अब पूरी कंपनी उथल पुथल में है। डायरेक्टर इतने तनाव में है कि उनके मुंह में छाले हो गए हैं। मैंने चाय का प्याला उठाया, तैरती हुई पत्तियों को धीरे से फूंका और मेरे होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैंने भविष्यवाणी की थी। जिनसेन प्रोजेक्ट अगले कुछ वर्षों के लिए ग्रुप का मुख्य प्रोजेक्ट था, वह उत्कृष्ट कृति जिसे मैंने अपने पिछले जीवन में पूरी निष्ठा से बनाया था। प्रोजेक्ट की मुख्य तकनीक और कार्यान्वयन योजना को केवल मैं ही गहराई से जानता था। जाते समय मैंने जानबूझकर कुछ ऐसे बैकडोर छोड़ दिए थे जिन्हें केवल मैं ही समझ सकता था, साथ ही कई ऐसे बिंदु भी जो देखने में मामूली लगते थे लेकिन वास्तव में प्रमुख तकनीकी केंद्र थे। वह औसत दर्जे का ली उन्हें कभी नहीं देख पाएगा। श्रेय लेने की अपनी उत्सुकता में और यह साबित करने के लिए कि वह मुझसे बेहतर है,
वह निश्चित रूप से भारी बदलाव करेगा और फिर उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सांगवे की आवाज में जल्दबाजी आ गई। भाइयों, अंशुए और वे सब तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। आज अंशुए कंपनी में भी आई थी ये पूछने की क्या मुझे पता है तुम कहाँ हो। भाइयों, क्या तुम्हें वापस आकर देखना नहीं चाहिए कि क्या हो रहा है? मैं ठंडे स्वर में हंसा। वापस किस लिए? उस बेकार के फैलाए हुए कचरे को साफ करने के लिए। लेकिन जो भी हो, कंपनी एक ऐसी जगह है जिससे तुम बहुत जुड़े हुए थे। इसके अलावा अंशुए अभी भी। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। अंशुए और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। परिवार की कंपनी चाहे जिए या मरे, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। सांगवे दंग रह गया। रिश्ता खत्म? कब से? उसी दिन से जिस दिन मैं गया था। इसलिए आगे से अगर वे तुम्हें ढूंढें तो उनसे कह देना कि तुम्हें कुछ नहीं पता और इन चीजों के लिए मुझे दोबारा फोन मत करना। ये कहकर मैंने फोन काट दिया। सांगवे एक अच्छा इंसान था, लेकिन मैं उसे इस मामले में नहीं घसीटना चाहता था। ये प्रतिशोध केवल मेरा था। मैं बांस की कुर्सी पर पीछे झुक गया और अपने ऊपर धूसर आकाश को देखने लगा, लेकिन मेरा मूड अविश्वसनीय रूप से उज्ज्वल था। अंशुए, ली, इस नाटक का दूसरा अंक अभी शुरू ही हुआ था। अगले कुछ दिनों में मैंने खुद को अतीत से पूरी तरह काट लिया। मैंने चेंगदू के आसपास की यात्रा की और नज़ारों के साथ मेरा दृष्टिकोण फैलता गया, जिससे मैं और भी शांत होता गया। मेरे पिछले जीवन की कड़वाहट मेरे सीने को दबाने वाली एक बड़ी चट्टान की तरह थी, लेकिन अब वह चट्टान धीरे धीरे टूट रही थी और धूल बनकर हवा में उड़ रही थी। अब मैं केवल बदला लेने के लिए नहीं जी रहा था, मैं उस नए जीवन का आनंद लेने के लिए जी रहा था जिसे पाने में बहुत मेहनत लगी थी। बदला लेना तो बस एक ऐसी चीज थी जिसे मैं चलते फिरते करूंगा, जैसे किसी असाधारण यात्रा में थोड़ा खास स्वाद जोड़ने वाली कोई मिठाई। 2 महीने बाद शेयरों में मैंने जो 2 लाख निवेश किए थे, वे 5 गुना बढ़कर 1 मिलियन हो गए थे। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उन सबको बेच दिया। फिर अपनी यादों के आधार पर मैंने फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के एक अन्य शेयर में निवेश किया जो उछाल मारने ही वाला था। जो बिटकॉइन मैंने पहले खरीदे थे वे भी धीरे धीरे बढ़ने लगे। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार ही चल रहा था। अब मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। ठीक जब मुझे लगा कि अतीत के लोग और मामले बहुत पीछे छूट गए हैं, एक अप्रत्याशित मेहमान ने मेरी शांति भंग कर दी। उस दिन मैं किंगई झील के किनारे एक छोटे से कस्बे में खाने के लिए एक तिब्बती रेस्तरां ढूंढ रहा था। मुझे बैठे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि दरवाजे पर एक आकृति दिखाई दी जो जानी पहचानी और अजनबी दोनों थी। वह अंशुए थी। वह पहले से काफी दुबली और थकी हुई लग रही थी। उसका वह बेदाग मेकअप गायब था और उसकी जगह चेहरे पर भारी थकान थी। उसने मुझे कैसे ढूंढ लिया? मैंने थोड़े संदेह के साथ सोचा, हालांकि जल्द ही समझ गया। परिवार के संसाधनों के साथ अगर वे ठान ले तो किसी को ढूंढना बस समय की बात है। शायद मैं खुद भी देखना चाहता था कि वह अब किस हाल में है। उसने भी मुझे देख लिया था। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं और वह मेरी ओर दौड़ी। चेन यू, उसकी आवाज ऐसे टूटी जैसे वह रोने वाली हो। मैं उठा नहीं, बस शांति से उसे देखता रहा। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वह मेरे सामने रुक गई। आंसू मोतियों की टूटी हुई माला की तरह बह रहे थे। तुम्हें पता है तुम्हें ढूंढना कितना मुश्किल रहा है। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने शांति से उसे हटा दिया। मेरी बेरुखी ने उसे हैरान कर दिया। चेन यू, तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? उसने जल्दी से अपनी बात जोड़ी। मुझसे गलती हो गई। सच में मुझसे गलती हो गई। मुझे ली के साथ इतने करीबी संबंध नहीं रखने चाहिए थे। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैंने उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को देखा और मेरे अंदर कोई हलचल नहीं हुई। मिस क्या आप मुझसे किसी काम से मिलने आई थीं? मिस के संबोधन ने उसे पूरी तरह झकझोर दिया। उसने अविश्वास से मेरी ओर देखा। चेन यू, तुमने मुझे क्या कहकर पुकारा? मैं मिस नहीं हूँ, मैं अंशुए हूँ। मैं तुम्हारी अंशुए, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरी शीतलता और दूरी ने आखिरकार उसे समझा दिया कि मैं केवल नाराज नहीं था, बल्कि मैं वास्तव में बदल चुका था। उसका रोना धीरे धीरे बंद हो गया और उसकी जगह एक गहरे डर ने ले ली। चेन यू, कंपनी में कुछ हुआ है। जिनसिन प्रोजेक्ट फेल हो गया है। पार्टनर अपना निवेश वापस लेना चाहता है और हमसे अनुबंध के उल्लंघन के लिए भारी मुआवजे की मांग कर रहा है। मैंने एक बेसर आवाज निकाली, चॉपस्टिक्स उठाई और मांस का एक टुकड़ा लिया। मैंने उसे शांति से चबाया। अच्छा स्वाद है, बहुत नर्म। मेरी प्रतिक्रिया फिर से उसके अनुमानों से बाहर थी। उसे उम्मीद थी कि मैं हैरान हो जाऊंगा, मैं चिंतित हो जाऊंगा और पहले की तरह कंपनी की समस्याओं को अपना समझकर उस मुसीबत को सुझाने के लिए कूद पड़ूंगा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं ऐसे शांत बना रहा जैसे कोई ऐसी कहानी सुन रहा हूं जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अंशुए आखिरकार खुद पर काबू नहीं रख पाए। उसकी आवाज तेज हो गई। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? कंपनी डूबने वाली है, हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? मैंने उसे देखा।
तुम्हारी कंपनी डूबने से मेरा क्या लेना देना? तुम्हारा लेना देना कैसे नहीं है? तुम भी कंपनी का हिस्सा हो। जिनसे इन प्रोजेक्ट तुमने बनाया था, केवल तुम ही इसे बचा सकते हो। केवल तुम ही कंपनी को बचा सकते हो। अंशुए, क्या तुम कुछ भूल रही हो? मैंने चॉपस्टिक्स मेज पर रख दी और एक नैपकिन से अपना मुंह पोंछा। पहली बात, मैं इस्तीफा दे चुका हूं। दूसरी बात, मैं अब ग्रुप का कर्मचारी नहीं हूं। तुम्हारी माँ ने मुझे 5 लाख युआन दिए थे और कहा था कि मैं यहां से बहुत दूर चला जाऊं। मैं बस अपना वादा निभा रहा हूं। अंशुए का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। शायद उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतनी शांति से इस बारे में बात कर पाऊंगा। वह मेरी माँ ने किया था, मैंने नहीं। उसने बचाव करने की कोशिश की। वह पैसा मैं तुम्हें वापस कर सकती हूँ, उसका 2 गुना, यहाँ तक कि 10 गुना ज्यादा भी। बस तुम वापस आकर कंपनी की मदद करो। मैं जोर से हंसा। अंशुए, क्या तुम्हें लगता है कि अब मुझे उस पैसे की परवाह है? मैंने उसे दया भरी निगाहों से देखा। इस मोड़ पर आकर भी तुम अब तक नहीं समझी। मैं पैसे के लिए नहीं गया था, बल्कि इसलिए गया था क्योंकि मैं अब और मूर्ख बनकर नहीं रहना चाहता था। चेंगयू, क्या तुम जानते हो कि इस समय तुम में सबसे हास्यास्पद क्या है? मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। साफ है कि तुम अपनी सीमा तक पहुंच चुकी हो और मुझसे भीख मांगने आए हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें अभी भी ऐसी हैं जैसे सब कुछ तुम्हारा अधिकार हो। तुम किस आधार पर यह मानती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा ही? हमारे बीच के उन मजाकिया एहसासों के आधार पर या तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे के आधार पर? मेरे शब्द एक चाकू की तरह थे जो सीधे उसके दिल में जा लगे। शायद किसी ने उसे कभी इस तरह अपमानित नहीं किया था। आखिरकार वह हमेशा से वह राजकुमारी रही थी जिसके पीछे सब भागते थे। उसने कांपते होठों से मेरी ओर देखा। काफी देर तक एक शब्द भी नहीं बोल पाए। मुझे लगा कि वह इतनी शर्मिंदा होगी कि मुड़कर चली जाएगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वास्तविकता के भारी दबाव के सामने, जिसे स्वाभिमान कहा जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं थी। उसने एक गहरी सांस ली, मेरे करीब आई, थोड़ा झुकी और ऐसे स्वर में बोली जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था, एक लगभग दासतापूर्ण स्वर। चेंगयू, मैं तुमसे विनती करती हूँ, बस तुम मेरी मदद करो। तुम जो कहोगे मैं वह करूंगी। उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों में हताशा और आंतरिक संघर्ष भरा था। मैं कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और मेरे होठों के कोने पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। कुछ भी। अंशुए सुन्न रह गई। वह स्पष्ट रूप से संकेत समझ गई थी। उसके चेहरे पर पल भर के लिए शर्म और आंतरिक द्वंद्व दिखाई दिया। उसने अपना निचला होंठ चबाया और सिर हिलाया। मैंने संतुष्टि की एक मुस्कान दी। एक समय था जब उसका हाथ पकड़ने में भी मैं बहुत सतर्क रहता था, इस डर से कि कहीं वह नाराज न हो जाए। और अब वह खुद स्वेच्छा से सौदेबाजी के लिए एक वस्तु बन रही थी। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। क्या तुम्हें पहले अपनी सद्भावना नहीं दिखानी चाहिए? मैंने एक उंगली उठाई और उसे धीरे से अपने होठों पर रखा, जो अपमान से भरा एक उकसावे वाला इशारा था। अंशुए का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने अविश्वास से मेरी आंखों में देखा। शायद उसने सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी उसकी बिना शर्त आज्ञा मानता था, वह चेंगयू जो कभी आवाज उठाने की हिम्मत भी नहीं करता था, ऐसी बेशर्म मान कर सकता है। आसपास के लोग हमारी तरफ हो रहे हंगामे पर गौर करने लगे और हमें उत्सुकता भरी निगाहों से देख रहे थे। वे निगाहें अंशुए को चुभने वाली सुइयों की तरह थीं। मेरी आंखें उस पर मजबूती से टिकी थीं। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। मुझे पता था कि उसके भीतर एक भयंकर युद्ध चल रहा है। एक तरफ उसके परिवार का अस्तित्व, अगले दशकों तक विलासिता का जीवन। दूसरी तरफ उसका बचा कुचा स्वाभिमान। मैंने उस पर दबाव नहीं डाला। मैंने बस शांति से उसे देखा। आखिरकार उसने जैसे कोई फैसला ले लिया। उसने कांपते हुए अपनी आंखें बंद की और धीरे से मेरी ओर झुकी। उसके होंठ ठंडे और सख्त थे, जिनमें निराशा का कड़वा स्वाद था। मैंने न तो कोई प्रतिक्रिया दी और न ही अपनी आंखें बंद की। मैं उसे एकटक देख रहा था, उसका पीला और अपमानित चेहरा, उसकी बंद पलकें जो धीरे धीरे कांप रही थीं। जैसे ही वह अलग होने वाली थी, मैंने अचानक हाथ बढ़ाया और उसे गर्दन के पीछे से पकड़ लिया, जिससे वह चुंबन और गहरा हो गया। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे कसकर पकड़े रखा। मेरी हरकत रूखी और सीधी थी, उसमें कोई कोमलता नहीं थी, बस प्रतिशोध का आनंद था। काफी देर बाद मैंने उसे छोड़ दिया। वह लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हट गई। क्या अब हो गया? उसने फटी हुई आवाज में पूछा। मैंने शांति से नैपकिन से अपना मुंह पोंछा। मैंने कहा था न, अगर करना है तो ठीक से करना चाहिए। चलो होटल चलते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी सद्भावना कहां तक जाती है। अंशुए निढाल हो गई, जैसे उसके पैरों में खड़े रहने की शक्ति न बची हो। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे किसी राक्षस को देख रही हो। चेंगयू, क्या तुम्हें ऐसा ही होना पड़ेगा? अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हें क्या लगा कि तुम किसी बाजार में सौदेबाजी कर रही हो? खुद को शिकार दिखाना बंद करो। अब तुम मुझसे विनती कर रही हो? नहीं, बल्कि इसके विपरीत, तुम्हें मुझसे शर्तें तय करने का कोई अधिकार नहीं है।
उसने आंखें बंद की और सिर हिलाया। ठीक है, मैं हंसा, एक ऐसी मुस्कान जिसमें जरा भी गर्माहट नहीं थी। मैं उसे रेस्तरां से बाहर ले गया। बाहर तेज हवा चल रही थी, जिससे उसके कपड़ों के किनारे लहरा रहे थे और वह बिना आत्मा वाली कठपुतली की तरह चुपचाप मेरे पीछे चल रही थी। मैं उसे किसी आलीशान 5 स्टार होटल में नहीं ले गया। मैंने कस्बे में ही सबसे जर्जर और सस्ता सराय हॉस्टल चुना। कमरे में घुसते ही अंशुए ने घृणा से अपनी भौहें सिकुड़ी, जिसे उसने छिपाने की कोशिश भी नहीं की। क्या वाकई यहाँ? मैं एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो टूटने ही वाली थी और शांति से पैर पर पैर रखकर बैठ गया। बड़ी मिस को तो प्रेसिडेंशियल स्वीट्स की आदत है। इस तरह की जगह उन्हें शोभा नहीं देती, है ना? मैं तुम्हें बता दूं कि यह वह अधिकतम सीमा है जो मैं तुम पर खर्च करने को तैयार हूं, क्योंकि मेरी नज़रों में तुम्हारी कीमत बस इतनी ही है। मेरे शब्द एक बार फिर उसके दिल में चाकू की तरह चुभे। वह चुपचाप खिड़की की ओर चली गई और बाहर के उजाड़ नज़ारे को देखते हुए मेरी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई, एक मूर्ति की तरह निश्चल। मैंने उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने फ़ोन निकाला और अपने शेयरों को देखने लगा। वह फार्मास्यूटिकल शेयर, जैसा कि मैंने भविष्यवाणी की थी, पिछले कुछ दिनों में सकारात्मक खबरें दे रहा था। कीमत लगातार कई दिनों तक अपर सर्किट पर रही थी। मेरा 1 मिलियन का निवेश 3 मिलियन में बदल गया था। स्क्रीन पर नाचते हुए नंबरों को देखकर मुझे अविश्वसनीय संतुष्टि महसूस हुई। इससे मुझे अंशुए से बदला लेने से भी ज्यादा खुशी मिल रही थी। पता नहीं कितना समय बीत गया। आसमान काला होने लगा। कमरे में हमने लाइट नहीं जलाई थी और जगह काफी धुंधली हो गई थी। अंशुए अभी भी खिड़की के पास थी। मैंने उसे पुकारा। उसका शरीर थोड़ा कांपा, लेकिन वह धीरे से मुड़ी और मेरी ओर चलकर आई। कम रोशनी में मैं उसके चेहरे के हाव भाव ठीक से नहीं देख पा रहा था। मुझे केवल उसकी वे खाली और बेजान आंखें दिख रही थीं। वह मेरे सामने रुक गई। मैं उठा और कदम दर कदम उसे कोने में ले गया। वह स्वाभाविक रूप से पीछे हटी जब तक कि उसकी पीठ ठंडी दीवार से नहीं लग गई। मैंने उसकी ठुड्डी पकड़ी और उसे अपना चेहरा ऊपर उठाने पर मजबूर किया। मुझे देखो अंशुए, तुम्हें पता है, अनगिनत बार मैंने इस दिन की कल्पना की थी। मैं तुम्हें पाना चाहता था, तुम्हें रुलाना चाहता था और तुमसे माफी की भीख मंगवाना चाहता था। लेकिन अब तुम्हारे इस चेहरे को देखकर मुझे केवल खालीपन महसूस हो रहा है। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और एक कदम पीछे हट गया, जिससे हमारे बीच की दूरी बढ़ गई। वह बिना कुछ समझे हक्की बक्की होकर मुझे देखने लगी। मैंने अपनी जेब से बटुआ निकाला और उसमें मौजूद सारा कैश बाहर निकाल लिया, शायद कुछ हजार थे। फिर मैंने एक एक नोट लिया और उन्हें उसके चेहरे पर फेंकने लगा। ये पैसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ। क्या तुम नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारी मदद करूं? क्या तुम्हें लगा था कि सिर्फ तुम्हारे बलिदान देने से मैं फिर से तुम्हारे परिवार के लिए एक बेवकूफ़ की तरह काम करने लगूंगा? तुम खुद को बहुत ज़्यादा आंकती हो और मुझे बहुत कम। आज मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मैं वास्तव में तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता था। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता था कि वह तथाकथित बलिदान जिसे तुम इतना कीमती समझती हो, मेरे नज़रिए से कितना दयनीय और हास्यास्पद है। उसके चेहरे पर पहले हैरानी आई, फिर अपमान और अंत में वह पूरी तरह टूट गई। वह जमीन पर गिर पड़ी और अपने दोनों हाथों से चेहरा ढककर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे बेरुखी से देखा, बिना किसी दया के। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वह उसके अपने कर्मों का फल था। मैं मुड़ा, कमरे का दरवाज़ा खोला और पीछे मुड़कर देखे बिना सीधे बाहर निकल गया। जब मैं हॉस्टल के गेट पर पहुंचा तो मैंने अपने पीछे उसकी हताश भरी चीख सुनी, चेन्यू, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? मैं पीछे मुड़े बिना ही रुक गया और शांति से जवाब दिया, तुमने जो रास्ता चुना वह तुम्हारा अपना था। इसका कभी पछतावा मत करना। इतना कहकर मैं मजबूत कदमों के साथ आगे बढ़ा और रात के अंधेरे में ओझल हो गया। उसका रोना गूंजा और फिर धीरे धीरे तब तक फीका पड़ता गया जब तक कि पूरी तरह गायब नहीं हो गया।